हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक व्याकरण पुष्प भाग 8। हमारा आज का विषय है पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा यानी लैंग्वेज, बोली यानी डायलेक्ट, लिपि यानी स्क्रिप्ट और व्याकरण यानी ग्रामर। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य को अपने जीवन में प्रतिदिन समाज के लोगों के साथ विचारों और भावों का आदान प्रदान करना पड़ता है। इसीलिए उसके पास अनेक साधन हैं, जैसे हरी झंडी या हरी बत्ती दिखाकर रेलगाड़ी के चलने का संकेत किया जाता है। यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, अपने आसपास उसके बहुत से लोग रहते हैं। तो इस समाज में रहने के कारण उसे हर दिन अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों की बात को समझने के लिए उसे एक ज़रिया, एक साधन चाहिए जिसके ज़रिए वो अपनी बात को दूसरों के सामने पहुंचा सके और दूसरों के विचारों को, दूसरे की सोच को, दूसरे के मन की बात को समझ सके। आदान प्रदान यानी लेना देना, यानी अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बात को समझना। तो इसके लिए अब इस भाषा को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, एक दूसरों तक पहुंचाने और खुद ग्रहण करने के लिए उसके पास बहुत सारे साधन हैं। जैसे हरी झंडी या हरी बत्ती दिखाकर रेलगाड़ी के चलने का संकेत किया जाता है। यानी कि आपके पास चित्र में दिखाई दे रहा है कि आपके पास जो चित्र नीचे आपकी बुक में दिए गए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि एक जो चालक है वो हरी बत्ती या हरी झंडी लहराकर रेलगाड़ी को चलने का संकेत दे रहा है। यानी जब तक वो चालक हरी झंडी नहीं फहराएगा, यानी उसने अपने मन की बात कह दी हरी झंडी के माध्यम से कि गाड़ी को चला दिया जाए, और चालक उसे देखकर रेलगाड़ी चला देता है। यानी एक आदमी खड़ा है जो सिग्नल दे रहा है हरी झंडी का, और जो चालक है, जो ट्रेन का ड्राइवर है, वो उस हरी झंडी का सिग्नल मिलते ही उस रेलगाड़ी को चलाना शुरू कर देता है। चलने से पहले रेलगाड़ी का चालक सीटी बजाकर लोगों को बताता है। अब लोगों तक ये बात कैसे पहुंचेगी? रेलगाड़ी चलाने वाले ने रेलगाड़ी चलानी शुरू करनी है, वो स्टार्ट कर रहा है गाड़ी को, तो लोगों तक वो अपनी बात कैसे पहुंचाएगा? अब वो क्या कर रहा है, सीटी बजा रहा है, एक हॉर्न दे रहा है ट्रेन का कि अब गाड़ी चलने के लिए तैयार है। यानी कि सब लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाएं, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सीटी की आवाज़ सुनकर लोग शीघ्र ही अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यानी जैसे ही सीटी की आवाज़ आती है, ट्रेन की सायरन वो जो होता है वो बजता है, तो लोग समझ जाते हैं कि गाड़ी चलने वाली है। जो उन्हें छोड़ने लोग के लिए लोग आते हैं वो उनको बाय, सी यू, टाटा बाय करने लग जाते हैं कि चलो चलो अब आप उतरो और हमें ट्रेन में, हमारी ट्रेन चलने वाली है और हमें जाने दो। तो सब लोग ट्रेन से थोड़ा पीछे हट के खड़े हो जाते हैं। ट्रेन में जो लोग खड़े होते हैं वो अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं, ठीक है, तो अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। सड़कों पर लगी ट्रैफिक लाइट्स यातायात को रुकने या चलने का संकेत देती है। अब सड़कों के ऊपर आपने देखा है कि मोस्टली सभी बड़े शहरों के अंदर ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं। हर एक लाइट जो रंग है, अलग अलग रंगों की जो लाइट है वो अलग अलग संकेत देती है कि एक जो लाइट है वो रुकने का संकेत दे रही है, दूसरे रंग की जो लाइट है वो चलने का संकेत दे रही है, तीसरे रंग की जो लाइट है वो वेट करने का संकेत दे रही है। तो और उन्हीं के निर्देशानुसार यातायात रुकता है या चलता है। अगले चित्र में हम देख रहे हैं कि जो एक नीचे आपके पास चित्र है, अभी आपने एक ट्रेन वाला, रेलगाड़ी वाला चित्र देखा, दूसरा आपके पास ट्रैफिक सिग्नल्स वाला, यातायात के जो ये ट्रैफिक जो नियम है, लाइट्स के द्वारा जो आपको समझाया जा रहा है कि गाड़ी को रोकना है या चलाना है। तो तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि बच्चा हंसकर या रोकर माँ के प्रति अपने भाव प्रकट कर रहा है। यानी आप देख रहे हैं चित्र में कि बच्चा रो रहा है और अभी वो कह नहीं सकता, तो वो रो कर अपने मन की बात पहुंचा रहा है अपनी माँ तक। माँ उसके लिए बॉटल में दूध लेके खड़ी है। यानी कि बच्चा रो के अपनी बात दर्शा रहा है कि क्या उस बच्चे को भूख लगी है या वो उसकी माँ उसके आसपास नहीं थी, तो इस वजह से वो बच्चा रो रहा है। इसी प्रकार हाथ हिलाकर स्वागत करना या शुभ कामना व्यक्त करना, खांसना, मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने के लिए कहना आदि विचार विनिमय के साधन है। यानी हम किसी का स्वागत करना है तो हम उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, किसी को विश करनी है हाथ जोड़ते हैं, किसी की मदद करनी है तो उसके लिए हाथ बढ़ाते हैं या हाथ मिलाकर स्वागत करते हैं। तो इसी तरह हमारे जो है शारीरिक अंगों के भिन्न भिन्न संकेतों के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं कि हम उनसे कहना क्या चाहते हैं। कि कई बार आपके टीचर कुछ काम कर रहे हैं और आप बाहर खड़े होकर कहते हैं कि मे आई कम इन। आपके जो अध्यापक हैं वो सिर हिला देते हैं, मतलब सिर हिला देना यानी यस, और
अगर दूसरी तरह सिर हिलाएंगे तो उसका मतलब नो। यानी हमारे जो संकेतों के माध्यम से हम अपनी मन की बात, हम किसी काम में बिजी हैं तो अपने मन की बात को हम इशारे की मदद से ही हम कह सकते हैं। बच्चे को बैठने के लिए कहना है तो हम इशारे की मदद से कह सकते हैं, बच्चे को खड़े होने के लिए कहना है तो हम कह सकते हैं, किसी को हमने बाहर जाने के लिए बोलना है तो हम इशारों की मदद से कह सकते हैं। यानी कि बहुत से सांकेतिक जो भाषा के जो उदाहरण हैं जिनकी मदद से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यानी विचारों और भावों के आदान प्रदान के ये सभी साधन भाषा कहलाते हैं। यानी बोलकर अपनी बात कहना, लिखकर अपनी बात कहना, संकेतों के द्वारा अपनी बात कहना, ये सब भाषा के उदाहरण हैं। संकेतों के द्वारा मन के भावों और विचारों को भली प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी हम कुछ हद तक तो अपनी बात को संकेतों के द्वारा दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, एक सीमा तक ही अपनी बात हम समझाई जा सकती है संकेतों के द्वारा, लेकिन इसे हम भाषा का रूप नहीं कह सकते। एक अन्य चित्र में आप देख रहे हैं कि एक चित्र के अंदर, इस चित्र में कि एक लाइब्रेरियन है, वो बच्चों को चुप रहने का संकेत कर रहे हैं। अपने होठों पे उंगली रखी है उन्होंने, यानी वो बच्चों को इशारे से समझा रहे हैं कि लाइब्रेरी में बात करना मना है या यहाँ पर इस जगह पर बोलना मना है। दूसरे चित्र में जो गाड़ी चालक है, जो वो गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर चलने का संकेत दे रहे हैं। यानी अलग अलग तरीके से हम अपनी बात को दूसरों तक संकेतों के माध्यम से समझा सकते हैं। लेकिन फिर वही इस बात दोबारा से कि संकेतों द्वारा एक सीमा तक ही बात को दूसरों को समझाया जा सकता है। पूरी की पूरी अपनी हर बात हम संकेतों के माध्यम से दूसरों तक प्रकट नहीं कर सकते, अतः इसे हम भाषा का रूप नहीं कह सकते। यानी कि भाषा के जो दो रूप है वो अलग है। इसके द्वारा, सांकेतिक भाषा के द्वारा, तो इसे हम सांकेतिक भाषा कहेंगे। जब हम अपनी बात इशारों से, संकेतों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो इसे सांकेतिक भाषा कहेंगे, लेकिन इसे हम भाषा का रूप नहीं कह सकते। अब आपके पास शब्द रचना की दृष्टि से भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। अगर हम भाषा शब्द को देखें तो उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि शब्द रचना, शब्दों की जो बनावट के आधार पर जो भाषा शब्द है वो भाष धातु से निकला है। संस्कृत में भाष धातु से एक शब्द निकला है जिससे भाषा बना है। और भाषा का जो अर्थ होता है बच्चे, वो होता है बोलना, बोलना या फिर प्रकट करना, अपनी बात को किसी के सामने रखना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हैं। इसीलिए मुंह से बोलकर ध्वनि संकेतों के माध्यम से जब विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे भाषा कहते हैं। जब मुंह से बोलते हैं, हम सिर्फ इशारा नहीं करते बल्कि हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, कुछ ध्वनि संकेत निकलते हैं जिनकी मदद से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की कही हुई बात को समझते हैं। मगर मुंह से उत्पन्न सभी ध्वनियाँ भी भाषा नहीं है। यानी मुंह से निकलने वाली हर ध्वनि भाषा नहीं है। मुंह से जो साउंड्स हैं, मुंह से साउंड्स जो है, ध्वनियाँ तो पशु पक्षियों के मुंह से भी निकलती हैं, जानवरों के मुंह से भी निकलती है, लेकिन उसे हम भाषा नहीं कह सकते। ध्वनियाँ जो है वो पशु पक्षी भी निकालते हैं, किंतु वे व्यवस्थित नहीं होती, इसीलिए वे भाषा नहीं बन पाती। व्यवस्थित ध्वनियाँ किसी न किसी अर्थ की प्रतीक होती हैं। यानी जो भी व्यवस्थित ध्वनि है, एक सही है, अगर मैंने कहा क म ल और इसको मैंने जोड़ के बना लिया कमल, या फिर मैंने इसके अक्षरों का हेर फेर कर दिया, फिर मैंने बना दिया कलम। लेकिन अगर मैं इसका अक्षरों का फिर से हेर फेर कर दूं और मैं बना दूं म क ल मकल, लेकिन जो मकल है वो भाषा का शुद्ध रूप नहीं है, क्योंकि मकल का कोई भी अर्थ नहीं होता। ठीक है, यानी कोई भी घर एक भाषा का एक शब्द है। ठीक है, घर जब बोला जाता है तो उससे हम समझ जाते हैं कि घर यानी घर को हाउस जिसको हम बोलते हैं, गृह बोलते हैं, तो ये घर का दृश्य हमारे सामने आ जाता है। यानी कि कमल जब बोला तो मेरे सामने कमल का फूल सामने आया। लेकिन यही मैं अगर इनके वर्णों का हेर फेर कर दूँ, घर में र और घ को उल्टा कर दूँ, र घ रग कर दूँ, तो रग से आपको कोई भी शब्द समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे फिर हम देखेंगे भाषा की परिभाषा, एक बार फिर से देखेंगे कि सही रूप में भाषा की परिभाषा क्या है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त ध्वनियों की व्यवस्था ही भाषा है। सरल शब्दों में इसे हम कहेंगे कि यदि हम अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने मन की बात को दूसरों के सामने प्रकट करना चाहते हैं या दूसरों के मन की बात को समझना चाहते हैं, तो जिस माध्यम के द्वारा ये बात कही जाती है, जिस साधन के द्वारा इन विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? भाषा। यानी अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, उन ध्वनियों के माध्यम से हम एक दूसरे की बात को समझते हैं और अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। इसकी जो एक व्यवस्था है उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा ध्वनियों की एक व्यवस्था है, यानी एक सीक्वेंस के अंदर जब हम भाषा
को बोलेंगे तो ही उस भाषा का सही रूप समझ में आएगा। इन ध्वनियों के प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो भी साउंड्स हमारे मुंह से निकलती हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर चिन्ह होते हैं। यानी कि अगर मैंने हिंदी में बोला कि यह मेरा भाई है, तो यह और म को छोटी ए की मात्रा, र को आ की मात्रा, मेरा, यानी जो हिंदी भाषा अगर मैं बोल रही हूँ तो हिंदी भाषा के लिए पर्टिकुलर हिंदी की जो लिपि है, हिंदी भाषा के लिए पर्टिकुलर हिंदी भाषा के चिन्ह हैं, तो उन्हीं के माध्यम से ही हम हिंदी भाषा को समझा सकते हैं। तो इसी तरह से यदि मुझे पंजाबी बोलनी है या पंजाबी लिखनी है तो मैं पंजाबी की लिपि का, पंजाबी के ही अक्षरों का प्रयोग करूँगी। तो हर भाषा की जो ध्वनियाँ होती हैं, जो साउंड्स होती हैं, उनके लिए प्रतीक चिन्ह होते हैं, एक फिक्स्ड प्रतीक चिन्ह होते हैं। ध्वनियों को मिलाकर ही शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। जो साउंड्स होती हैं, हम जब स्कूल जाते हैं पढ़ने तो सबसे पहले जब हम लिखना या बोलना सिखाया जाता है हमें, किसी भी भाषा को, लैंग्वेज को, अगर मैं कहूँ इंग्लिश या हिंदी या फिर पंजाबी, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए डायरेक्ट आप लोगों के पास बुक्स नहीं आ जाती है और बुक्स में कहते हैं कि चलो इसको रीड करो। नहीं, सबसे पहले उस भाषा की जो ध्वनियाँ हैं, साउंड्स हैं, ए बी, लाइक हिंदी में अगर मैं कहूँ आ, पंजाबी में कहे ऊड़ा आड़ा, तो ये सब जो साउंड्स है पहले हमें भाषा को सीखने के लिए इनको पढ़ना पड़ता है, इनको लिखना, इनको बोलना सीखना पड़ता है। तो जो ये है, ये वर्ण है भाषा की, साउंड्स, ध्वनियाँ जो हैं, इन वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं और इन्हीं शब्दों को मिलाकर जो है वाक्यों का निर्माण किया जाता है। शब्दों और वाक्यों के द्वारा ही भावों और विचारों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। हम अकेले अकेले अक्षर, वर्णों की मदद से अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। उन अक्षरों से हमें शब्द बनाने पड़ते हैं, फिर उन शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं। तो उन सभी वाक्यों को, उन सभी शब्दों को जोड़कर जो वाक्य बनते हैं, उन्हीं के द्वारा ही दूसरों के समक्ष अपनी बात रखी जा सकती है, ठीक है। तो शब्दों और वाक्यों के द्वारा ही भावों और विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। यानी जो भी भाव हमारे मन में उठ रहे हैं, जो भी विचार हमारे दिमाग में उभर रहे हैं, उन सबको अगर हमें दूसरों के समक्ष प्रकट करना है तो हमें उन शब्दों और वाक्यों को मिला के एक लैंग्वेज, एक भाषा बनानी पड़ती है। एक शब्दों को मिला के वाक्य बनाने पड़ते हैं ताकि हमारी बात दूसरा समझ सके। तो इस प्रकार भाषा वर्णों, शब्दों और वाक्यों की एक सार्थक व्यवस्था का नाम है। यानी उन शब्दों को, उन वर्णों को, उन वाक्यों को एक सही क्रम में जब तक नहीं लगा जाएगा तब तक हम उस वाक्य को समझ नहीं सकते। यानी कोई भी बात अगर मैंने किसी से कहनी है कि मैंने कहा कि दिल्ली भारत की राजधानी है, सही वाक्य ये है, लेकिन अगर मैं कहूँ राजधानी है भारत दिल्ली और मैं किसी के सामने ये वाक्य रख दूँ तो उसको क्या समझ है कि भारत दिल्ली की राजधानी है या दिल्ली भारत की राजधानी है। तो यानी कि वो जो शब्दों की जो व्यवस्था है, शब्दों का जो क्रम है, सीक्वेंस जो है उन शब्दों का, वो सही नहीं है। तो जब तक वो शब्द सार्थक नहीं होंगे, सार्थक यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, अभी मैंने बताया ना, घर, जब मैं घर बोलूँगी तो घर आपको, आपके माइंड में एक इमेज आ जाएगी घर की। लेकिन अगर मैं रघ बोलूँगी, उन वर्ण तो मेरे सेम है, र और घ ही प्रयोग किया है, लेकिन जब तक मैंने उनका एक सीक्वेंस सही नहीं लगाया, उनको एक सही व्यवस्था में, सही क्रम में नहीं लगाया, तब तक वो एक सार्थक शब्द नहीं कहलाएगा, सार्थक वाक्य नहीं कहलाएंगे। इस तरह से यदि शब्द हमारे एक सही क्रम में नहीं लगे हुए। तो अब इसके बाद आज जो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में जो हिंदी भाषा है उसका दूसरा स्थान है। पूरे संसार भर में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, सबसे ज़्यादा जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, उनके अंदर अगर हम देखें तो जो हिंदी भाषा है उसका उन सभी भाषाओं के अंदर दूसरा स्थान है, जिसे समस्त भारतवासी बोल व समझ सकते हैं, ठीक है। अब इस भाषा के रूप, हमारी जो हिंदी भाषा है इसके दो रूप है, ठीक है, दो रूप है। सामान्यतः भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के तीन रूप होते हैं। अभी हमने पहले ही बताया आपको, सबसे पहले एक सांकेतिक भाषा के बारे में बताया था, लेकिन उससे साथ साथ मैंने ये भी बोला था आपको कि इसे हम भाषा का रूप नहीं कह सकते, क्योंकि एक सीमा तक ही हम संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो सामान्यतः भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के जो तीन रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, क्योंकि इनमें से सांकेतिक रूप व्याकरण के अध्ययन का विषय नहीं है, कि व्याकरण को हम नहीं समझा सकते संकेतों के द्वारा, अपनी भाषा को, हम अपनी बात को दूसरों के सामने हर बात को संकेतों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए जो भाषा के दो रूप है वही मान्य है, उन्हीं को ही मान्यता मिली हुई है। तो भाषा के दो ही रूप माने जाते हैं। पहला रूप है बेटा मौखिक और दूसरा रूप है लिखित। अब आपके पास इस चित्र में दिखाया गया है, एक बच्ची है जो फ़ोन पे बात कर रही है और उधर से एक माँ है, वो भी फ़ोन पे बात कर रही है। यानी अब वो लड़की क्या कह रही है, आपके पास लिखा है, हेलो माँ, आज मुझे स्कूल से लौटने में 1 घंटे की देरी होगी। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक फिल्म दिखाई जा रही है। लड़की ने अपनी जो बात थी वो
फ़ोन के ज़रिए बोलकर अपनी माँ तक पहुंचाई। और उधर से माँ ने क्या किया, ठीक है बेटी, अच्छा किया जो फ़ोन करके बता दिया, कि बेटा बहुत अच्छा किया तुमने मुझे फ़ोन करके ये बात बता दी। यानी बेटी ने बोला और माँ ने उसे सुना। बेटी ने बोलकर अपनी बात बताई। नीचे आपके पास बुक में है कि मौखिक भाषा, सुरेखा को स्कूल से लौटने में देर होगी, उसने फ़ोन पर यह बात अपनी माँ को बोलकर बताई और माँ ने उसकी बात कानों से सुनी और समझ ली कि हाँ मेरी बेटी ने मुझे क्या बताया, कि ठीक है बेटा तुम्हें देर होगी ना स्कूल से आने में, बहुत अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। इस प्रकार बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना। जब हम बोलते हैं तो किसके लिए बोलते हैं, जब तक कोई सुन नहीं रहा होगा तब तक हमारे बोलने का कोई फ़ायदा है। हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें अपनी मन की बात किसी को बतानी है। लेकिन जब तक सामने वाला उसे सुनेगा नहीं तब तक हमारे बोलने, क्या हमारी बोलने का जो सही जो एक उद्देश्य है, क्या वो सफल होगा? नहीं। यानी कि जब हम बोल रहे हैं तो हमें सामने एक सुनने वाला भी चाहिए, तभी उसे भाषा कहा जाएगा। एक तरफा जो अगर हम बोलते जाएं तो वो भाषा नहीं है, क्योंकि उसे ग्रहण तो किसी ने किया ही नहीं। हमने अपनी बात बोल दी लेकिन उसे सुना किसने? जब तक सामने कोई होगा नहीं और उस बात को ग्रहण नहीं करेगा, उसे समझेगा नहीं, तब तक उसे भाषा नहीं कह सकते। इस प्रकार बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और सुनकर बोली गई बात को समझना ही मौखिक भाषा है। यहाँ लड़की ने बात बोली और माँ ने उसे सुना, तो इसे हम भाषा कह सकते हैं। और ये भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? मौखिक भाषा। इस मौखिक रूप ही भाषा का स्वाभाविक और मूल रूप है। यानी भाषा की शुरुआत जब हुई थी तो शुरुआती दौर में ही हम ये नहीं कह सकते कि लिखित रूप पहले आ गया था, नहीं। सबसे पहले संकेतों के माध्यम से, जो प्राचीन मनुष्य था वो संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता था। जंगलों में रहता था, संकेतों के जरिए अपनी बात दूसरे तक, अपने अन्य साथियों तक पहुंचाता था। धीरे धीरे भाषा का मौखिक रूप सामने आया और उसने बोलकर ध्वनियों के माध्यम से अपनी बात सबके सामने रखने का प्रयास किया। तो जो मूल रूप है, अगर हम बेस कहें किसी भी चीज़ का, बेसिक चीज़ अगर हम कहें भाषा की, तो वो बेटा मौखिक भाषा ही है। ठीक है। संकेत तो एक अलग चीज़ हो गई। संकेत तो पशु पक्षी भी संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, साउंड्स के, ध्वनियों के माध्यम से बात करते हैं, समझाते हैं। लेकिन जो भाषा का मूल रूप है वो है मौखिक भाषा। यह मनुष्य को सहज और स्वाभाविक रूप में समाज में रहते हुए अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। यानी कि इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मौखिक भाषा को। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस तरह के परिवार में, जिस भाषा को बोलने वाले लोगों के बीच में हम रहते हैं, उस भाषा को, मौखिक रूप को तो हम अपने आप ही सीख जाते हैं। एक बच्चा परिवार में माता पिता और अन्य लोगों से सुनकर भाषा के मौखिक रूप को सीख जाता है। हमें बच्चे को लिखना सिखाना पड़ता है, लेकिन बच्चा बोलना अपने आप ही सीख जाता है। जिस तरह के माहौल में वो रहता है बच्चा, उसी तरह की भाषा को, मौखिक भाषा को वो ग्रहण कर लेता है। तो इसके लिए उसे खास कोशिश, कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। इसी कारण भाषा के विकास क्रम में भाषा का मौखिक रूप पहले विकसित हुआ। यानी बोलना ज़्यादा ईजी होता है, इसीलिए जो विकास का जो क्रम था, जब मनुष्य डेवलपमेंट कर रहा था, डेवलप हो रहा था, भाषा का जो रूप है उसमें मौखिक रूप जो है पहले विकसित हुआ और लिखित रूप उसके बाद में अस्तित्व में आया। भाषण, बातचीत, वाद विवाद, कहानी कहना, सुनना, रेडियो पर समाचार सुनना आदि भाषा के मौखिक रूप है। यानी भाषा के मौखिक रूप जिसमें हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। कविता गायन, समाचार पत्र, मतलब समाचार सुनाना, जहाँ पे हम कुछ लिखा हुआ मटेरियल नहीं देख रहे हैं, सिर्फ अपने मन की बात को अपने मन के ज़रिए ही सिर्फ बोल रहे हैं, कहीं से पढ़ नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं और सामने वाला सिर्फ हमारी उस आवाज़ को सुन रहा है। ठीक है। एक हम कहते हैं ना कि कहानी पढ़ना, कहानी हम पढ़ रहे हैं और मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन वो भाषा का मौखिक रूप नहीं है बेटा। अगर हम किसी को कहानी सुना रहे हैं बिना कहीं से पढ़े, अपने मन से कोई कहानी सुना रहे हैं, तो वो भाषा का मौखिक रूप है। लेकिन अगर हम कुछ कहीं किसी बुक में कहानी लिखी हुई है और उसे हम पढ़ रहे हैं, तो वो भाषा का मौखिक रूप नहीं है, क्योंकि हम किसी लिखित चीज़ को पढ़ रहे हैं, वो भाषा का लिखित रूप है। इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। जब हम सिर्फ अपने मन से कोई चीज़, हम समाचार सुना रहे हैं, यानी कहीं से बिना देखे हम बोल के अपने समाचार किसी को सुना रहे हैं, तो वो भाषा का मौखिक रूप है। लेकिन यदि हम कहीं पे कुछ न्यूज़पेपर में या किसी पेपर के ऊपर लिखा हुआ पढ़ रहे हैं और टीवी में समाचार पत्र मतलब पढ़ के बोल रहे हैं, तो वो भाषा का मौखिक रूप नहीं कहलाएगा, उसे भाषा का लिखित रूप कहेंगे। कहानी कहना, कहानी पढ़ना नहीं। ठीक है। ऐसे ही वाद विवाद, आपको पता है सभी को, डिबेट जिसको बोलते हैं, बातचीत, दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन, भाषण देना, ये सब भाषा के मौखिक रूप है। उसके बाद दूसरा भाषा का जो रूप है वो है लिखित भाषा। सुरेखा, अब यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर लगी हुई है जिसमें लिखा है, सुरेखा, मुझे आज अचानक किसी काम से अनु के घर जाना पड़ रहा है,
खाना किचन में रखा है, खा लेना। चाबी पुरानी जगह पर रखी है। तो अब यहाँ पे जो मदर है, शायद माता जी हैं या बड़ी बहन है या पिताजी हैं, कोई भी है, उन्हें घर से बाहर जाना था। अब वो अपनी बात कहना चाहते थे बच्चे को, तो उन्होंने क्या किया, एक पेपर के ऊपर लिखा और डोर के ऊपर उसको पेस्ट कर दिया, ताकि बच्चा जब आए स्कूल से तो वो उसे पढ़ के उनके मन की बात को समझ ले। यहाँ पे जो माँ है, पिता है या दीदी है, जो भी है, उन्होंने बोलकर अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुँचाई, बल्कि एक पेपर के ऊपर लिख कर लड़की तक पहुँचाई। और लड़की ने उसे समझा कैसे, सुनकर नहीं, बल्कि उस पेपर के ऊपर लिखी हुई बात को पढ़ के। सुरेखा स्कूल से घर लौटी तो उसे दरवाजे पर एक लिखा हुआ संदेश मिला। सुरेखा ने संदेश पढ़ा और उसमें लिखी हुई बात को समझकर चाबी लेकर घर में प्रवेश कर गई। इस प्रकार माँ ने लिखकर बात कही, अपने मन की जो बात थी माँ ने लिखकर कही और सुरेखा ने पढ़कर उसे समझ लिया। यह भाषा का लिखित रूप है, यानी लिखकर जब कोई बात दूसरे तक पहुँचाई जाती है तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। भाषा के लिखित रूप को सीखने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। यानी लिखित रूप को सीखना है अगर हमने किसी भी भाषा के लिखित रूप को, यानी कोई भी लैंग्वेज, उसकी जो अगर साउंड्स है, जो ध्वनियाँ हैं, जो लिपि है उसकी, उसके अक्षरों को लिखना अगर हमें सीखना है तो हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। इसके लिए किसी भी भाषा के ध्वनि चिन्हों को जानना बहुत ज़रूरी है। यानी जो भी भाषा हमने सीखनी है उसके ध्वनि चिन्ह, उसके जो साउंड के जो साइंस होते हैं, उसके जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। यानी क्योंकि हर भाषा के जो वर्ण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश सीखनी है तो ABCD ये पहले सीखने पड़ेंगे, इनसे फिर हम वर्ड्स बनाएंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे। हिंदी सीखनी है तो स्वर और व्यंजन सीखने पड़ेंगे, तो जाके हम हिंदी भाषा को लिखना सीख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से पंजाबी सीखनी है तो हमें जो उनके वर्ण होते हैं, ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा, पहले वो सीखेंगे, उनसे फिर हम शब्द बनाना सीखेंगे और उसके बाद हम उससे वाक्य बनाना सीखेंगे। यानी जो भी भाषा हमें सीखनी है उस भाषा के चिन्ह, उस भाषा के जो वर्ण हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। भाषा के मौखिक रूप को निश्चित और स्थायी रूप देने के लिए ही भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। यानी मौखिक जो रूप होता है भाषा का, उसको हम संभाल के नहीं रख सकते। जो चीज़ हमने बोल दी, क्या हमारे पास उस टाइम इतने सिस्टम नहीं थे कि हम उसकी रिकॉर्डिंग्स कर सकें, और कहाँ कहाँ तक हम रिकॉर्डिंग संभाल के रखेंगे। लेकिन जो भी बात है, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया, जो कुछ आपके पास है, अगर आप उसको लिख कर रख लें तो उसको आप एक लंबे समय तक अपने पास संभाल के रख सकते हैं। यानी जो भाषा का जो मौखिक रूप है, जो कुछ भी बोला गया है, यदि हम उसे लिख लें तो उसको हम एक स्थायी रूप दे सकते हैं। परमानेंटली वो चीज़ हमारे पास बहुत लंबे समय के लिए, बहुत आगे के प्रयोग के लिए भी हम उसको अपने साथ रख सकते हैं। भाषा का लिखित रूप ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखकर भावी पीढ़ी तक पहुंचाता है। यदि जो भाषा का लिखित रूप है, वो जो ज्ञान का, ये नॉलेज का जो ये भंडार है, इसको हम अपनी भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम इसको संभाल के रख सकते हैं। हमारे जितने भी अगर हम देखें धर्म ग्रंथ हैं, हमारी जो ये बुक्स हैं, जब जो ये एक बार छप गई तो इनको बहुत सालों तक बच्चे पढ़ सकते हैं। हमारे रामायण जो है ग्रंथ है, ठीक है, बाइबल हो गया, कुरान शरीफ हो गया, या श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हो गए, ये बहुत समय पहले इनको जो लिखा गया और इतने सालों तक इनका प्रयोग आज भी एक धरोहर के रूप में संभाल के रखा गया है, जिसका प्रयोग हम भी कर रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी भी करेगी। तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, कंप्यूटर आदि भाषा के लिखित रूप हैं। यानी हमारी जो बुक्स होती है, पाठ्य पुस्तक, हमारे ग्रंथ हो गए, रामायण हो गई, समाचार पत्र, मैगजीन्स, कंप्यूटर के रिटन मटेरियल, जो कुछ भी है उसको आप बहुत लंबे समय तक अपने साथ संभाल कर रख सकते हैं। आगे के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आप उसको उठा के, जो बोली गई बात है, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया, शायद आपको टीचर ने जो शुरुआत से लेकर अंत तक जो कुछ भी समझाया, आप शायद उसमें से कुछ पंक्तियाँ बीच में भूल भी जाए, लेकिन यदि आपने उनकी सारी बात को नोट कर लिया, लिख लिया, तो वो आपके पास हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड रह सकता है। आप हमेशा के लिए उसको कभी भी उठाकर आप उसके नोट्स बना लें तो आप उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलेंगे। साथ साथ अगर आप जो भी कुछ आपको समझाया गया उसको अगर आप लिख के रख लें, एक लिखित रूप में अपने पास रख लें, तो आप कभी भी उस चीज़ को उठा के पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को तरोताज़ा, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अब इस भाषा के 4 कौशल हैं। भाषा यानी हमारी लैंग्वेज, जैसे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, आपने सुना होगा कि हमारी लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं। सेम इसी तरह से ही हमारी हिंदी जो भाषा है उसके भी 4 कौशल हैं। कौशल यानी 4 स्किल्स। हमारी इंग्लिश में हम कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। उसी तरह से ही हमारी हिंदी में भी मौखिक और लिखित जो भाषा है वो दोनों एक दूसरे की पूरक है। यानी मौखिक और लिखित दोनों भाषाओं का ही हमारी साहित्य के अंदर, अगर हम अपनी लैंग्वेज को सीखना है तो दोनों रूपों का ही हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
जैसा कुछ भी हम बोलते हैं उसे सुनकर वैसा ही लिखते हैं। जो कुछ हम कानों से सुनते हैं हम उसको वैसा ही लिखते हैं, और जैसा लिखते हैं उसे हम वैसे ही रीड करते हैं और वैसे ही बोलते हैं। तो इसी प्रकार भाषा में निपुणता प्राप्त करने के लिए हमें बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, इन सभी चीज़ों में हमारा कुशल होना, बहुत एक्सपर्ट होना, स्किल्ड होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारी भाषा के 4 कौशल हैं। वाचन, वाचन यानी बोलना। श्रवण, श्रवण यानी सुनना। लेखन, लेखन यानी लिखना। और पठन, पठन यानी पढ़ना। तो कोई भी व्यक्ति निरंतर अभ्यास द्वारा इन चारों कौशल में निपुणता प्राप्त कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति है और आपको आपकी लैंग्वेज अगर सिखानी है तो आपके स्कूल में भी, आपके सिलेबस में भी, आपकी जो बुक एक्सरसाइजेज है उनमें भी इन चारों स्किल्स से रिलेटेड आपको बहुत सी एक्टिविटीज़ आप अपनी डेली जो स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं उसमें करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर बोलने से रिलेटेड कोई स्पीकिंग की जो एक्टिविटीज़ होती है, आपको कविता वाचन दिया जाता है कि आपको कविता लर्न करनी है। पोइट्री रेसिटेशन कंपटीशन है आपका। एलोक्यूशन जो कॉम्पिटिशन्स है आपका। न्यूज़पेपर रीडिंग जो आप है वो आप रीड करते हैं, आपको बस रिटन मटेरियल होता है, आप उसमें से रीड कर सकते हैं, ठीक है। और श्रवण, लिसनिंग जो होती है आपकी, लिसनिंग की एक्टिविटीज़ होती है। आपको किसी भी स्टोरी या कोई भी एक पोएम या कोई भी किसी भी एक पार्ट को, किसी भी एक स्टोरी का एक हम कह सकते हैं कि एक पार्ट सुनाया जाता है और उसके बाद आपको उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाते हैं कि ये चेक करने के लिए कि आपको जो कुछ भी बताया गया, सुनाया गया, आपने उसे कितना ध्यान से सुना और उसको कितना ग्रहण किया, ठीक है। लेखन कौशल के लिए आपके रिटन टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं। आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर या तो आपको कहा जाता है कि राइटिंग स्किल के लिए आपको कहा जाता है कि उस पर लिखिए, एक टॉपिक दिया जाता है, ठीक है। या फिर आपकी एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, या फिर आपको कोई भी एक टॉपिक दिया जाता है उस पर बोलने के लिए कह दिया जाता है, वो आपकी स्पीकिंग स्किल में आ जाता है, ठीक है। और रीडिंग आपकी क्लास में जो आपके चैप्टर रीडिंग हो जाती है, आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग, अलग अलग टाइप से आपकी स्किल्स को चेक करने के लिए इस तरह से आपकी ये एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज में। आप लोग के इंग्लिश में भी होती हैं, पंजाबी में भी और हिंदी में। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जितना हमने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इतने पार्ट से संबंधित जो कुछ प्रश्न बनते हैं वो आपको असाइनमेंट के फॉर्म में दिए जाएंगे और इस पार्ट का जो अगला हिस्सा है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।